Hello, students. Once again, good morning to all of you. Today, we are going to discuss about the explanation of My Mother by APJ Abdul Kalam. So, in the next slides, I am just showing you in the written form of the text of the poem My Mother. But before, you can see here a picture. This picture is of Dr. APJ Abdul Kalam of his childhood days, and beside him his mother is sitting near to him. And you can see that in this picture Dr. APJ Abdul Kalam is looking very happy. Actually, however, he belongs from a poor family, but his childhood days was a very fantastic and very energetic for him. And let us see the explanation of the chapter My Mother. In this poem, you all will learn that what kind of the memories he has shared with us in this poem. And before starting this poem, just note down that this is a this is not a regular verse. This is a blank verse. Now you all will ask me that, sir, what is a blank verse? Blank verse is called those of the poems which have not a regular rhyming scheme. Means if you will count the rhyming scheme of this poem, then you will find that A B C D E F G H I J so and so on. So there's not any regular scheme. If any poem doesn't have the regular scheme, that poem is generally known as a blank verse. इफ़ इट हैज़ अ रेगुलर वर्स तो इसकी एक राइमिंग स्कीम होती है, इसलिए इसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. ठीक है. एंड दे आर सम फिगर ऑफ स्पीच in this poem. So during that line, during the explanation, I will also tell you that what kind of the figure of speech is used in these lines. So let us read. I hope that you all have a book, and you will keep the books. Let me just make it more brighter. Yes, I hope that this picture is clear to you all. And this poem is composed by Dr. APJ Abdul Kalam for the memory of his parents. He is just recalling his childhood days. And recalling his childhood days, मैं अब लाइन्स पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अपने बुक्स में देख रहे होंगे. ठीक है. सी वेव्स, गोल्डन सैंड्स, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर. फर्स्ट 3 लाइन. यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं. सी वेव्स, समुद्र के जो वेव्स हैं. गोल्डन सैंड, एक्चुअली ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट धनुषकोडी वॉज हिज नेटिव विलेज. और धनुषकोडी के बगल में ही, जो रामेश्वरम में धनुषकोडी था, उसके बगल में ही एक समुद्र का किनारा हुआ करता था और उनके फादर बोटमैन हुआ करते थे. तो वो सी वेव्स को देखते हैं और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं. सी वेव्स, अपने धनुषकोडी के जो गांव था उसके बगल में सी वेव्स उनको दिखाई देता था. ऑब्वियसली सी बात है, गोल्डन सैंड भी उनको दिखाई दे रहा होगा. और पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम, एज यू ऑल नो, दैट इज़ अ प्लेस वेयर मेनी पिलग्रिम्स यूज टू कम. रामेश्वरम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ही हिंदू मत के लोग जो हैं पूजा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर आते हैं. तो वो तीनों चीज़ों को देखते हैं और उन तीनों चीज़ों को अपने माँ के अंदर ही समाहित मानते हैं. मतलब वो सोचते हैं कि जो सी वेव्स थी, जो बालू थोड़े से जब दोपहर में सुनहले हो जाते थे, वो जब कितने अच्छे लगते थे, और जब पिलग्रिम्स आते थे रामेश्वरम, तो उन सब का मिश्रण मेरे माँ में आ करके सॉरी. और मॉस्क जो थी, हमारे यहाँ से जो मॉस्क मस्जिद थी, उसकी स्ट्रीट में आकर के सब मेरे माँ में मिल जाते हैं. इन सारी चीज़ों को जब भी मैं याद करता हूँ तो वो सी वेव्स, गोल्डन सैंड और पिलग्रिम्स फेथ, ये सब चीज़ें मेरे माँ में आकर के मिल जाते हैं. मतलब मैं अपनी माँ में इन सभी चीज़ों को देख लेता हूँ जब भी मैं अपनी बचपन की यादों को सोचता हूँ. यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म. नाउ इन दिस लाइन you can see here a word like is used.
In this line like is used, so therefore we can say that in this line the poet uses a figure of speech simile. How? इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमली का यूज किया गया है बिकॉज द डिफिनीशन ऑफ द सिमली इज द टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद द वर्ड एज लाइक एंड सो. तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है लाइक से. और किस चीज़ को कंपेयर किया गया है? नाउ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज कंपेयरिंग हिज मदर एज द हैवियन केयरिंग आर्म्स. मतलब वो कह रहे हैं कि तुम माँ मेरे तरह से, मेरे लिए उस तरह से हो जैसे कि कोई स्वर्ग से कोई देवी अपने हाथों को फैला करके अपने स्वर्ग वाले हाथों में रखती है. तो आपका जो हाथ है, जो आपके जो केयरिंग हैंड्स हैं, आर्म्स हैं, वो मेरे लिए पूरी तरह से स्वर्ग की अनुभूति करवाने वाले थे. ठीक है. आई रिमेंबर द वॉर डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड ट्वाइल. ट्वाइल मीन्स स्ट्रगल, चैलेंज मीन्स चुनौतियाँ. और वो कह रहे हैं कि मैं उन दिनों को याद करता हूँ. आई रिमेंबर द वॉर डेज, उन दिनों को जबकि वार के दिन थे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था. दिस इज द टाइमिंग ऑफ 1939 एंड इन विच ईयर ही वॉज बॉर्न. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. सो देयरफॉर ऑलमोस्ट ही वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड. वो 8 साल के थे जबकि वॉर के दिन चल रहे थे, पूरे विश्व युद्ध हो रहे थे, पूरे विश्व प्रभावित था, पूरे विश्व के लिए चैलेंज था. और जब भी वॉर होता है तो लोगों के बीच गरीबी आती ही आती है. और ट्वाइल मतलब स्ट्रगल होता है. तो वो उनको याद आ रहा है कि उन दिनों का दिन जब वो वार चल रहा था, वो 8 या 10 साल के रहे होंगे, तब पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ जो थी, पूरा जीवन जो उनका था वो चैलेंजेस था, चुनौतियों से भरा हुआ था, संघर्ष था. संघर्ष का मतलब जब आदमी खाने के लिए भी तरसता है, एक दूसरे से एकदम स्ट्रगल करता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से उसको चुनौतियां सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड चैलेंज. लाइफ वॉज चैलेंज्ड एंड ट्वाइल. माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज. वो कह रहे हैं कि हमें सूर्योदय होने से पहले कई मीलों तक चलना पड़ता था. माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज. walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. And as I have already explained you in my short story that वो जाते थे सूर्योदय होने से पहले, मतलब भोर में ही. उन्होंने ये नहीं लिखा है कि नहा करके मैं जाता था, लेकिन मैंने आपको वो रियलिटी बताया था कि वो सुबह सूर्योदय होने से पहले कई मील जाते थे. और वहाँ पर वो एक मंदिर हुआ करता था, मंदिर के नीचे ही, वो टेम्पल के बगल में ही टीचर हमको पढ़ाया करते थे. अगेंस्ट माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल. और वो इस स्कूल में, जो स्कूल में था, अरब टीचिंग, अरबी पढ़ाई जाती थी, मतलब कई मीलों जाना पड़ता था. क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड. और उनको ये भी याद है, एक्चुअली दैट वाज नॉट द डेवलप्ड पीरियड ड्यूरिंग द 1930, दैट वाज अ ब्रिटिश एरा ऑफ इंडियन फॉर द इंडियन पीपल. वो ब्रिटिश एरा था और बहुत ही उतना डेवलप नहीं था हिंदुस्तान. और वो कह रहे हैं कि रामेश्वरम के जो स्टेशंस थे उससे हो करके क्रॉस करते हुए और बालुओं वाले पहाड़ों जैसे वो इलाके थे, चढ़ाई करके हम लोगों को पहाड़ियों पर से चढ़ते हुए जाना पड़ता था. कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स. मीन्स ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट द चैलेंजिंग एंड द ट्वाइल लाइफ. ही इज़ जस्ट डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज चैलेंजिंग एंड द ट्वाइल लाइफ. मतलब जब चुनौतीपूर्ण क्या थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग जाते थे, न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे डोर टू डोर. फिर टेम्पल सिटी के सिटीजन्स में जा करके, जो भी टेम्पल सिटी से रहने वाले लोग थे टेम्पल सिटी में, उन सबको हम लोग डोर टू डोर जो है सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी 8 साल के उम्र में. ही इज जस्ट टॉकिंग. और उन्होंने ये पोएम लिखी है बाद में, जब विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखा, तब जब फेमस हो गए तब उन्होंने लिखा ये पोएम. फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल. और सनराइज होने के बाद, मतलब इतना काम करने के बाद, मतलब वो पढ़ाई करते थे, भोर में ट्यूशन लेने जाते थे, और ट्यूशन वो भी फ्री में लेते थे. फ्री में क्यों लेते थे? क्योंकि उस टीचर का वो ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल इन द लास्ट वीडियो. और फिर उसके बाद वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे, फिर डोर टू डोर सबको देते भी थे. फिर उसके बाद वो पढ़ने के लिए जाते थे सूर्योदय के बाद.
इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी एट 9। और फिर शाम में जब स्कूल से पढ़ करके आते थे तो जो शाम का समय होता था वहाँ पर भी उनका बिजनेस मतलब छोटे मोटे जो काम धंधे करते थे, प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने वाला काम जो भी होता था वो करते थे। फिर उसके बाद रात में वो अपनी पढ़ाई करते थे, स्टडी एट नाइट, अध्ययन करते थे। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, और ये सारा जो दर्द एक नौजवान बच्चे का हुआ करता था, ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय माई मदर यू ट्रांसफर्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ। पायस स्ट्रेंथ मीन्स होता है बेटा पवित्र शक्ति। और ये सारी जो दर्द एक बच्चे का दर्द होता था पूरे दिन का, पूरे भोर से लेकर के सुबह से शाम तक का, मेरी माँ तुम उन सारे दर्द को एक पवित्र शक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देती थी, चेंज कर देती थी। एंड विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, नीलिंग मतलब घुटनों के बल हो करके, एंड बोइंग 5 टाइम्स, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उनकी माँ जब भी 5 नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान लोग 5 बार पूरे दिन में, तो कह रहे हैं कि जब भी मेरी माँ 5 दिन में 5 जुमे की नमाज करती थी तो ये सारी चीज़ों को देख करके मुझे पूरा ही अच्छा लगता था, और वो एक पायस स्ट्रेंथ में चेंज हो जाता था, पवित्र शक्ति के रूप में चेंज हो जाता था। फॉर द ग्रेस ऑफ द अलमाइटी ओनली माई मदर, और वो क्यों करती थी ऐसा, क्योंकि वो जो अलमाइटी गॉड है, अल्लाह है, वो हम लोगों के ऊपर दया करेगा, सिर्फ हम लोगों के लिए वो अपना नीलिंग करती थी, बोइंग करती थी। योर स्ट्रांग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, माँ तुम्हारा जो बहुत ही मजबूत विश्वास था अल्लाह में या भगवान में या गॉड में, वो हम लोगों के अंदर एक शक्ति प्रदान करता था। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हु एवर नीडेड द मोस्ट, और माँ तुमने अपना सबसे सर्वोत्तम दिया है, जो कुछ भी किसी को ज़रूरत होती थी उसमें तुमने अपना सर्वोत्तम दिया है। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, और तुमने अपना हमेशा जो भी चीज़ किसी को चाहिए होती थी तुमने हमेशा उसको दिया है, और तुम्हारा फेथ इन हिम। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर दैट एच इज़ अ कैपिटल, और एच हम कैपिटल तब लगाएंगे जब किसी के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ वी आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द गॉड अलमाइटी गॉड, मतलब तुम्हारा जो फेथ था, तुम्हारा जो विश्वास था उस गॉड में, उसके लिए तुमने पूरा अपना पूर्ण रूपेण दिया, अपना समय दिया, अपने आस्था को दिया, अपने विश्वास को दिया। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10, और मुझे अब भी वो याद है वो दिन जब मैं 10 साल का हुआ करता था। आई स्टिल रिमेंबरिंग माई दोज डेज व्हेन आई वाज 10 years old, ओके, स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, जब मैं तुम्हारी गोद में सोता था तो वो जो मेरे छोटे और बड़े भाई हुआ करते थे वो मुझसे बहुत ही एक दुश्मनी का भाव या फिर जलन की भाव रखते थे। एक्चुअली यहाँ पर जलन वो वाली जलन नहीं है, वो वाला दुश्मनी वाला भाव नहीं है जो एक दूसरे दुश्मन के बीच में होता है। जैसे भाइयों के बीच में ये होता है ना जिलस की, मेरी माँ उनको ज़्यादा मान रही है और मेरे को कम मान रही है। सो सच काइंड्स ऑफ द जिलस आर टॉकिंग हियर इन दिस लाइन्स बाय द APJ अब्दुल कलाम। यू ऑलवेज गिव एंड गिव इट, सॉरी ये हो गया है। इट वॉज फुल मून लाइट माई वर्ड ओनली यू न्यू मदर माई मदर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए पूर्ण रूपेण जो एकदम पूर्णिमा की चांदनी होती थी। पूर्णिमा की चांदनी का मतलब होता है उस दिन जो चंद्रमा होता है अपने पूरे रूप में दिखाई देता है, वो थोड़ा सा भी कटा नहीं होता है। मतलब इट वॉज मून लाइट माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू माई मदर, मतलब ये तुम मेरे लिए पूरी तरह से पूर्णिमा की चांदनी हुआ करती थी मेरी माँ, और ये सिर्फ तुम्हें ही पता है, ठीक है। सो when at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. My dear students, here the composer, the poet is talking about his painful days, about his struggle days, about his toil days, about his challenging days. अब जो पोएट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इतने फेमस हुए, साइंटिस्ट हुए, प्रेसिडेंट हुए, भारत रत्न अवार्डी हुए, लेकिन उनको अपने बचपन के दिन याद करके उनको बड़ा ही दुख होता है, महसूस होता है कि जब वो रात में उठते थे कभी कभार तो उनकी माँ दुखों से रोती रहती थी, और उनके दुखों से रोने की वजह से उनके जो आँखों के आंसू हुआ करते थे वो उनके घुटनों पर टपकते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घुटनों पर टपकते थे। तो वो सिर्फ
उनको याद है कि वो सिर्फ वही जानते थे कि मेरी माँ कितने दुखों में है, और वो क्यों रोती थी, अपने बच्चों के लिए रोती थी। जब मिड नाइट होती थी तो उनके जो टीयर्स थे, उनकी माँ के टीयर्स थे, वो उनके घुटनों पे गिरते थे, फॉलिंग ऑन माई नी। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड, क्योंकि माँ तुम क्यों रोती थी, इसलिए रोती थी क्योंकि तुम अपने बच्चों के दर्द को जानती थी। माई मदर, योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ। मतलब तुम्हारे जो एकदम केयरिंग हैंड्स थे, तुम्हारे जो एकदम टेंडरली रिमूविंग द, और जो तुम्हारे हाथ हमारे सर के ऊपर एक बार फेर लेते थे, उतनी कोमल हाथों को, टेंडरली मतलब होता है कोमल हाथों को अपने सर पर जब फेरते थे, टेंडरली रिमूविंग, तो फिर हम लोगों के दर्द को, सारा दर्द, पूरे दिन की थकान, जितना भी खाना पीना नहीं भी खाए रहते थे, सब दर्द दूर हो जाता था। तुम्हारा जो प्यार था, तुम्हारा जो हम लोगों के लिए केयर था, तुम्हारा जो विश्वास था, वो हमें शक्ति देता था। गेव मी स्ट्रेंथ, वो मुझे शक्ति देता था, तुम्हारा जो विश्वास था। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड with his strength, with his, once again here you can see that H is in capital form, H is used, his strength मतलब almighty God के strength को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। टू फेस द वर्ल्ड, और पूरे विश्व को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, ये जो डर पैदा होती थी वो, और जो तुम्हारा जो भगवान में विश्वास था, द ट्रस्ट, वो हम लोगों को पूरी तरह से, हम लोगों को पूरे विश्व से सामना करने का जज्बा देता था। वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे माई मदर। और फिर ऐसे ही इस पोएम को लिखते हुए पोएट कह रहा है कि उस जजमेंट डे के दिन, जजमेंट डे मीन्स जब फिर से हम मर जाएंगे और फिर से हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जब से हम लोग फिर से मर जाएंगे, और मेरी माँ तो ऑलरेडी आप तुम छोड़ ही चुकी हो मुझे, और जब मैं भी मर जाऊंगा तो हम लोग जा करके एक ऐसे स्वर्ग में मिलेंगे जो जजमेंट का दिन होगा, तो फिर से हम लोग मिलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अब ऐसा कह करके वो अपनी माँ को याद करते हैं और फिर से मिलने की इच्छा करते हैं, और वो डे होता है जजमेंट डे का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, एंड there is noted point for you all that there is no rhyming scheme in this poem, and one in one line there is used of figure of speech simile, okay, and in this way we just finish this poem. Let us move on the next summary of the poem, okay. So I believe you all that you will write the summary of the poem. आप सभी लोग summary लिखोगे अपने poem का, और अपने कॉपी पर होना चाहिए। You must need to write this summary of the poem on your copy. Let us see here. This poem is an extract from Wings of Fire. ये poem जो है, जो बहुत बड़ी एक उनका वर्क है Wings of Fire, उसमें से एक extract करके निकाला गया है। In this poem, Dr. Kalam portrays his childhood memory and remember his close bonding with his family. और इसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद किया है और अपने फैमिली के साथ अपना जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको दिखाया है, स्पेशली इज मदर। मुख्य रूप से या स्पष्ट रूप से कहें तो अपने माँ के साथ अपने बॉन्डिंग को दिखाया है, कितना ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। ही रिमेंबर्स दैट हिज मदर सेक्रीफाइसेस टू रेज हिज चिल्ड्रेन, और उनको ये भी याद है कि उनकी माँ ने बहुत सारा बलिदान दिया अपने बच्चों को ऊपर उठाने के लिए। इन दिस पर्टिकुलर पोएम ही डिस्क्राइब्स दैट हाउ मच ही लव्ड टू हिज मदर। इस पर्टिकुलर पोएम में डॉक्टर कलाम ने ये डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है कि उनकी माँ उनको कितना अधिक प्यार करती थी। ही सेज व्हेन ही वाज ओनली 10 years old एंड ही रिमेंबर्स क्लियरली दैट हाउ सी वेप्ड इन द नाइट, और उनको ये भी याद है कि जब वो 10 साल के थे तो रातों में, आधी रात में, मिडनाइट में उनकी माँ रोती रहती थी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को दर्द को देख करके वो रोती रहती थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ओनली हिज मदर अंडरस्टूड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ द पोएट, और वो पोएट ये भी रिमेंबर्स कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं कि उनकी माँ ही थी जो उनके पूरे सबसे अच्छी दुनिया को याद करती है। विच ही वीव्ड अराउंड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने अपने अगल बगल बुना है इस लाइन्स के थ्रू, इस लाइन के थ्रू। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन दैट हु इज द मोस्ट रिलेवेंट एंड अ वेरी क्लोज टू यू इन योर फैमिली, and
Another question, to whom you love much than any other in your family? Then I think that obviously you will answer that my mother. I love my mother most in my family. So all these things he has composed in this poem about his mother. And ये उम्मीद है मुझे, आई बिलीव, आई ट्रस्ट दैट श्योरली यू ऑल आर लाइक दिस पोएम, आर लाइकिंग दिस पोएम डॉक्टर कलाम की। और ये इसमें लाइंस में कुछ आप लोग भूलोगे भी नहीं। नेक्स्ट है, द ऑथर रिमेंबर्स दैट ऑल दैट ही इज टूडे ऑफ हिज बिकॉज ऑफ मदर। और उनको पोएट्स को ये भी याद है कि वो जो कुछ भी हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हैं। फॉर द करेज एंड ऑल दैट हिज पजेसेस, और अपने साहस की वजह से भी हैं, और जो कुछ भी वो रखते हैं सिर्फ किसकी वजह से, अपनी माँ की वजह से। फाइनली द ऑथर होप्स दैट ही मीट्स हिज डेड मदर वंस अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे। और अंत में पोएम के लास्ट लाइन में, जो लास्ट लाइन है उसमें वो विश्वास ये करते हैं कि जो जजमेंट का दिन होगा उसमें वो अपनी माँ से ज़रूर मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल विश यू थैंकफुल टू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू ऑल विल नोट डाउन क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले अबाउट द पोएट, जो हार्ड वर्ड्स होंगे वो, एंड फर्स्ट हार्ड वर्ड सबसे पहले एक पिक्चर बनाओगे, उसके बाद आप हार्ड वर्ड्स लिखोगे। इफ़ यू वांट टू राइट द वर्ड मीनिंग, सो यू कैन जस्ट आस्क मी द हार्ड वर्ड्स वर्ड मीनिंग, देन you can write the word meanings also. After that you will write about the author. After that you will write the summary of the poem. Then we will come on the question and answer of this chapter. So thank you very much for watching this video, and I hope that you all will subscribe this video. जिन्होंने subscribe नहीं किया है, please like also.